हेलो दोस्तों, नमस्कार। सॉल्यूशन विद राजेश चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। सभी जो सीटेट एग्ज़ाम 7 जुलाई 2024 को प्रस्तावित है होना है, उसकी तैयारी सभी लोग कर रहे होंगे। बेहतर तैयारी उनकी चल रही होगी और मेरी यही शुभकामना है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम हो अच्छा हो, बेहतर हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। यानी विकास की अवस्थाएं, सबसे पहले तो अवस्थाएं क्या हैं, मतलब अवस्थाएं कितनी होती हैं, इस पर हम थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं। तो सबसे पहली अवस्था है शैशवावस्था। सबसे पहली अवस्था है शैशवावस्था, फिर है उसके बाद बाल्यावस्था, फिर है किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये अवस्थाएं हैं। अब बारी बारी से इन सभी अवस्थाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली अवस्था है शैशवावस्था। इसके विषय में हम आज के इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और शैशवावस्था क्या है, इससे देखिए जो विकास की अवस्थाएं हैं, इससे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चाहे यूपीटेट का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड कई प्रकार से घुमा फिरा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमने जो है शैशवावस्था, जो विकास की जो मतलब जो मानव की जो पहली अवस्था है शैशवावस्था, उसको हमने लिया है। और शैशवावस्था का जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस पर हम दृष्टि डालेंगे कि मतलब जो देखिए क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन केवल तैयार करते हैं तो वो जो है तैयारी हमारी नहीं हो पाती है। इसलिए हमें जो है पूरा कॉन्सेप्ट ही पढ़ना चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ते हैं तो कहीं से भी प्रश्न आ जाएगा तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर हम बड़े अच्छे से दे सकते हैं। तो आज जो है शैशवावस्था जो पहली अवस्था है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए शैशवावस्था क्या है कि शिशु होने की अवस्था को, यानी जो शिशु होता है, शिशु होने की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि शैशवावस्था किसे कहते हैं, तो शिशु होने की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। जो बालक अपने आप, यानी कोई भी बालक हो, जो बालक अपने आप जीवन की सभी क्रियाओं को नहीं कर पाता। देखिए जो शिशु होता है वो अपने आप यानी स्वयं जीवन की कोई भी क्रिया को नहीं कर पाता है। जो बालक अपने आप जीवन की सभी क्रियाओं को नहीं कर पाता है शिशु कहलाता है। सॉरी, जो बालक अपने आप जीवन की सभी क्रियाओं को नहीं कर पाता है शिशु कहलाता है। और ऐसा बालक अपने अस्तित्व एवं विकास के लिए दूसरे पर आश्रित होता है। जो अपने अस्तित्व एवं विकास के लिए दूसरे पर आश्रित होता है वह, देखिए जो शिशु होता है वो अपने अस्तित्व और विकास के लिए दूसरे पर आश्रित होता है। इसीलिए इस अवस्था को आश्रितता की अवस्था भी कहा जाता है या असहाय अवस्था भी कहा जाता है। मतलब परीक्षा में कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी अवस्था है या कैसी अवस्था है जिसको असहाय अवस्था के नाम से जाना जाता है, आश्रितता की अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो वो है शैशवावस्था। यानी मतलब शैशवावस्था है क्या कि शिशु होने के
जो शिशु होने की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शिशु होने की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। जो बालक अपने आप जीवन की सभी क्रियाओं को नहीं कर पाता है, जो बालक अपने आप जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाता है, शिशु कहलाता है। और ऐसा बालक अपने अस्तित्व एवं विकास के लिए दूसरे पर आश्रित होता है। अपने अस्तित्व और विकास के लिए यानी वो सेल्फ डिपेंड नहीं होता है, यानी दूसरे पर निर्भर होता है। इसलिए उसको आश्रितता यानी इस अवस्था को आश्रितता की अवस्था एवं असहाय अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जो विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें जो हमारी अवस्थाओं में जो पहली अवस्था है शैशवावस्था। आज हम शैशवावस्था के विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो शैशवावस्था में विकास जो होता है किन किन चीज़ों को होता है, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास, शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास के अंतर्गत जो भार है, भार, तो भार पर हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि बालक का भार 3.6 किलोग्राम और बालिका का भार 3.4 किलोग्राम होता है। यानी जो शिशु होता है, नवजात शिशु, इसका भार क्या होता है कि बालक का भार, यानी ये प्रश्न पूछा जाता है कि शैशवावस्था में बालक का भार यानी नवजात शिशु का जो भार होता है वो कितना होता है, यानी बालक का कितना होता है, बालिका का कितना होता है। तो बालक का भार 3.6 किलोग्राम और बालिका का भार 3.4 किलोग्राम होता है। उसके बाद में जो शिशु होता है, शिशु का वजन जन्म के बाद घटता है। यानी जो शिशु होता है जब उसका जन्म होता है तो जन्म के बाद एक बार उसका जो भार होता है वो घट जाता है और 1 सप्ताह बाद फिर से बढ़ने लगता है। यानी जब जन्म लेता है बच्चा उसके बाद में उसका जो भार है वो घटता है और 1 सप्ताह के बाद वो फिर से बढ़ने लगता है। उसके बाद में जो शिशु होता है 6 माह में शिशु का वजन दुगना हो जाता है। जो शिशु होता है, बच्चा होता है, उसका जो भार होता है, वजन जो होता है वो 6 माह में शिशु का वजन दुगना हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है शारीरिक जो विकास होता है उसमें जो भार होता है इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। यानी जो भार होता है, बालक का भार होता है 3.6 किलोग्राम और बालिका का भार 3.4 किलोग्राम होता है। 3.4 किलोग्राम होता है, बालक का 3.6 और बालिका का 3.4 किलोग्राम होता है। शिशु का वजन, जो शिशु होता है, शिशु का वजन जन्म के बाद घटता है और 1 सप्ताह बाद फिर से बढ़ने लगता है। और जो 6 माह में शिशु का वजन दुगना हो जाता है। 6 माह में शिशु का वजन दुगना हो जाता है। और जो 5 वर्ष का बालक होता है, 5 वर्ष का बालक जब हो जाता है तो 5 वर्ष के बालक का वजन लगभग 18 किलोग्राम होता है। जो 5 साल का बालक होता है, 5 वर्ष का बालक हो जाता है तो उसका जो वजन होता है वो लगभग 18 किलोग्राम हो जाता है, 18 किलोग्राम तक हो जाता है। उसके बाद में हम ये अभी भार पर चर्चा कर रहे थे कि भार कैसे बढ़ता है, घटता है। उसके बाद में फिर लंबाई, जो शैशवावस्था में जो बालक या बालिका की लंबाई होती है वो किस प्रकार से बढ़ती है, कितनी होती है। तो जन्म के समय बालक की लंबाई 51.25 सेंटीमीटर तथा बालिका की लंबाई 50.25 सेंटीमीटर होती है। यानी जो बालक होता है जन्म के समय बालक की लंबाई 51.25 सेंटीमीटर तथा बालिका की लंबाई
50.25 सेंटीमीटर होती है। इस समय की लंबाई है, जन्म के समय बालक की लंबाई 51.25 सेंटीमीटर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी जन्म के समय बालक की लंबाई क्या होती है 51.25 सेंटीमीटर और बालिका की जो लंबाई होती है 50.25 सेंटीमीटर होती है, 50.25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में जो शैशवावस्था में जो लड़की होती है, यानी शैशवावस्था में लड़की की लंबाई लड़के की अपेक्षा अधिक होती है, यानी जो शैशवावस्था में लड़की की लंबाई, जो शैशवावस्था में लड़की होती है तो लड़की की लंबाई लड़के की अपेक्षा जो है अधिक होती है, यानी जो लड़की होती है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है लड़के की अपेक्षा। तो इस प्रकार से जो है शारीरिक विकास होता है उसका, यानी भार में क्या परिवर्तन होता है, लड़की का जो भार होता है वो क्या होता है, लड़के का भार होता है वो क्या होता है। और उसके बाद में जो लंबाई होती है, जन्म के समय बालक की लंबाई 51.25 सेंटीमीटर तथा बालिका की लंबाई 50.25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में जो शैशवावस्था की लड़की होती है तो शैशवावस्था लड़की की लंबाई लड़के की अपेक्षा अधिक होती है। और इसके बाद में जो है उसके जो है सिर और मस्तिष्क का भी विकास होता है, सिर और मस्तिष्क का विकास भी होता है। मतलब सिर और मस्तिष्क का विकास कैसे होता है, तो नवजात शिशु का जो सिर होता है हाथ पैर की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। जो नवजात शिशु होता है, नवजात यानी सिर और मस्तिष्क का विकास, सिर और मस्तिष्क सिर और मस्तिष्क में क्या परिवर्तन होता है, तो जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु का जो सिर होता है हाथ पैर की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है, यानी नवजात शिशु का सिर हाथ पैर की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है, यानी जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु का सिर हाथ पैर की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। जो नवजात शिशु होता है उसका जो है हाथ पैर की अपेक्षा उसके सिर का जो भार होता है या सिर का जो आकार होता है वो कुछ बड़ा होता है। और मस्तिष्क का जो भार होता है, मस्तिष्क का भार जन्म के समय 350 ग्राम होता है, यानी जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु के जो मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम होता है। जन्म के समय नवजात शिशु का जो मस्तिष्क का भार होता है वो 350 ग्राम होता है, यानी जो सिर होता है, नवजात शिशु का सिर हाथ पैर की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है और मस्तिष्क का जो भार होता है 350 ग्राम होता है। तो इस प्रकार से जो है उसके सिर और मस्तिष्क का विकास होता है, सिर और मस्तिष्क का विकास होता है। और जो शिशु होता है जन्म के समय, यानी शिशु में जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं, 270 हड्डियां होती हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो जन्म के समय शिशु में 270
70 हड्डियां होती हैं। और अब बात करते हैं दांत। दांत के विषय में हम चर्चा करते हैं कि जो दांत होते हैं शिशु में, उनका विकास कैसे होता है, कैसे कैसे होता है। तो शिशु के दांत, जो शिशु होता है, शिशु के दांत बनने की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। यानी जो शिशु होता है, शिशु के जो दांत होते हैं, शिशु के जो दांत होते हैं, शिशु के दांत बनने की प्रक्रिया जो होती है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। और जन्म के 5 या 6 महीने बाद, जन्म के 5 यानी जन्म के 5 या 6 महीने बाद, जन्म के 5 या 6 महीने बाद अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। बाद अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। यानी जो शिशु होता है, शिशु के दांत बनने की जो प्रक्रिया होती है, यानी शिशु में जो दांत बनने की प्रक्रिया होती है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि जन्म के 5 या 6 महीने बाद अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। जन्म के 5 या 6 महीने बाद अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और जो 1 वर्ष का बालक हो जाता है या बालिका हो जाती है, 1 वर्ष की आयु में लगभग 8 अस्थायी दांत निकल आते हैं। यानी 1 साल के अंदर जो है उसके जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो 8 हो जाती है। यानी 1 वर्ष की आयु में लगभग 8 अस्थायी दांत निकल आते हैं। और 4 वर्ष, लगभग 4 वर्ष में क्या होता है, लगभग 4 वर्षों में लगभग सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं जो दूध के दांत कहलाते हैं। यानी लगभग 4 वर्षों में क्या होता है, बालक या बालिका के सभी अस्थायी दांत, जो शिशु होता है उसके अस्थायी दांत 4 वर्षों में सभी दांत निकल आते हैं, जिन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। तो इस प्रकार से और जो है वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।